हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सी कार्तिक अग्रवाल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 240 राइट। फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए ऐसे 240 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं राइट। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, ऐसे 200 क्या बोलता है, ऑडिटर की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। फिर स्टैंडर्ड बोलते हैं कि मिसस्टेटमेंट दो कारण से हो सकती है, एरर के कारण और फ्रॉड के कारण। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलते हैं कि सर हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। किस कारण से, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। मतलब हम सारे प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग भी करें, फिर भी कुछ रिस्क है कि हम मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन। और जो इस रिस्क का जो पोटेंशियल इफेक्ट है राइट, इस रिस्क का जो पोटेंशियल इफेक्ट है ये फ्रॉड के केस में क्या हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है राइट। फ्रॉड के केस में ये रिस्क और ज़्यादा हो जाती है। तो सर क्वेश्चन आता है कि सर फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपको जाना पड़ेगा ऐसे 240 के पास में। ऐसे 240 डील करता है पहला तो स्कोप राइट, ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या आएगा, एंड दूसरा ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं अपन ऐसे 240। तो ऐसे 240 किसके बारे में डील करता है, फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। तो चलिए, मिस स्टेटमेंट किस कारण से हो सकता है, दो कारण से हो सकता है, या तो एरर के कारण या फिर फ्रॉड के कारण। फ्रॉड मतलब क्या है, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट करने की कोशिश करी गई थी, इसको अपन बोलते हैं फ्रॉड। तो ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है, तो स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर के स्कोप में ऐसा फ्रॉड आता है जो जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं राइट। इसके अलावा अगर कोई फ्रॉड है तो वो ऑडिटर के स्कोप से बाहर है। ऑडिटर को ऐसे ही फ्रॉड से मतलब है जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। क्लियर। क्योंकि फ्रॉड बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है राइट, फ्रॉड में बहुत सारी चीजें आ सकती है, पर ऑडिटर का स्कोप बहुत लिमिटेड कर दिया है, ऑडिटर का स्कोप बहुत लिमिटेड कर दिया है। क्लियर। ऑडिटर को ऐसे ही फ्रॉड से मतलब है जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। इसके बाद बोला है कि पर्टिकुलरली ऑडिटर को दो टाइप के फ्रॉड से मतलब है राइट, पर्टिकुलरली ऑडिटर को दो टाइप के फ्रॉड से मतलब है। पहला तो फ्रॉड resulting from a fraudulent financial reporting right, first one fraud resulting from the fraudulent financial reporting and the second one fraud resulting from a misappropriation of a asset। इस स्टैंडर्ड बताता है कि सर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आएगा। डेफिनेशन ऑफ अ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो सबसे पहला है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। मतलब एंटिटी क्या कर रही है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, अल्टर कर रही है, अनऑथोराइज चेंज कर रही है राइट। सेकेंड वन क्या बोलता है, ओमिशन या फिर डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन। मतलब आप किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हो, या तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने में क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो अपने फायदे के लिए। क्लियर। एंड तीसरा क्या बोलता है, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मिस एप्लीकेशन कर रहे हो अपने फायदे के लिए। क्लियर। फिर इसकी कुछ टेक्निक्स दे रखी है फ्रॉड करने की राइट, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की कुछ टेक्निक दे रखी है। तो सबसे पहला बोल रहा है रिकॉर्डिंग फिक्चियस एंट्रीज। मतलब आप ऐसी एंट्री कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन ऑकर ही नहीं हुआ है राइट, ऐसा कोई इवेंट ही नहीं हुआ है, आप क्या कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग एंट्री कर रहे हो। क्लियर। दूसरा आप क्या कर रहे हो, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशन। मतलब हमने कोई एजम्पशन लिया था, हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं था। तीसरा अपन क्या कर रहे हैं, इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या फिर डिले कर रहे हैं। तीसरा हम क्या कर रहे हैं, किसी फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं। एंड लास्ट वन एंटरिंग इनटू द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन राइट। ओके। फिर हमारा सेकंड टाइप का फ्रॉड किस टाइप का था, रिजल्टिंग फ्रॉम द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। इसको स्टैंडर्ड क्या बोलता है, थेफ्ट। और फिर इसके कुछ टेक्निक देता है कि किस तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बोलता है इम्बेजलिंग रिसिप्ट्स। आप क्या कर रहे हो, रिसिप्ट्स की चोरी कर रहे हो। सेकंड चीज क्या है, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, फिजिकल एसेट्स ही चुरा के लेके जा रहे हो, उठा के लेके जा रहे हो राइट। आप कंप्यूटर उठा के लेके चले गए अपने ऑफिस से। क्लियर। एंड तीसरा क्या है,
causing an entity to pay for goods or service not received by the entity। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, काफी बार एंटिटी से ऐसा पेमेंट करवा रहे हैं जिसके रिगार्डिंग एंटिटी ने गुड्स या सर्विस रिसीव ही नहीं करी। एंड लास्ट वन क्या है, एंटिटी के एसेट का क्या कर रहे हैं अपन, पर्सनल यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके, ये नॉर्मली ये डेफिनेशन इंटर में इंस्टीट्यूट पूछती है और फाइनल में भी पूछ ले, अपन कुछ कह नहीं सकते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फैक्टर्स। मतलब स्टैंडर्ड बोलता है कि सर जब आप ऑडिट करो, अगर आपको ऐसे फैक्टर्स ऑडिट करते वक्त अगर आपके नॉलेज में आए, राइट, तो आपको अलर्ट रहना है दैट इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ अ फ्रॉड। ये कुछ फ्रॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं या फिर इंडिकेशन दे रखे हैं या फिर इसको फैक्टर्स बोलते हैं, राइट। अगर ऐसे फैक्टर्स ऑडिटर के नॉलेज में आए तो ऑडिटर को क्या करना है, अलर्ट रहना है। तो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है इंसेंटिव या फिर प्रेशर। मतलब क्या है, जो नॉर्मली जो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल होता है या फिर जो नॉर्मल जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम क्या है, इंसेंटिव है या फिर प्रेशर है। कुछ ऐसा टारगेट दे रखा है जो नॉर्मली क्या है, अनअचीवेबल, नॉर्मली क्या उसको अचीव नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा टारगेट दे रखा है तो क्या होगा, एम्प्लॉय क्या करेंगे, कुछ अनएथिकल वे या फिर फ्रॉडलेंट वे का ट्राई करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। क्लियर? दूसरा क्या बोलता है, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। मतलब एग्जांपल से समझते हैं कि वीक इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंटरनल कंट्रोल या तो वीक है या फिर एब्सेंट है, या फिर मान लो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, या फिर एक पर्सन के काम को दूसरा पर्सन चेक नहीं कर रहा है। मतलब एम्प्लॉय के पास चांस है फ्रॉड करने का। क्लियर? दूसरा रेशनलाइजेशन ऑफ एक्ट। मतलब वहां पे जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर, अपन यहाँ पे क्या चेक करते हैं, एंटिटी का कल्चर चेक करते हैं, उसके ऑनेस्टी चेक करते हैं, एथिकल कल्चर चेक करते हैं, उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करते हैं, राइट। क्या करते हैं, उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या यार उनका बिहेवियर तो ऐसा नहीं है फ्रॉड करने का। क्लियर? और अगर ऐसा है, ऑडिटर को लगता है ऐसा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अलर्ट रहेगा कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड की रिस्क ज्यादा है। क्लियर? तो ये था कुछ बेसिक फ्रॉड के रिगार्डिंग। अब अपन क्या करते हैं, अपना मेन स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, बेसिकली ऑब्जेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले अब ध्यान रखना, ऐसे 240 सबसे इजी है, एक परफेक्ट फ्लो में चलता है जिसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, आज इसको बहुत आसान से फ्लो में समझते हैं ऐसे 240 को। तो सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर को क्या करना है, फ्रॉड के कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। ऑडिटर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है और असेस करनी है ड्यू टू फ्रॉड। क्लियर? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड आरओएम, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड रिस्क ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा। क्लियर? और अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, on the basis of audit evidence obtained, right, on the basis of audit evidence obtained ऑडिटर क्या करेगा, appropriately respond करेगा। रेस्पॉन्ड का मतलब ऑडिटर अपनी अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट में इसका इफेक्ट देखेगा। ऑडिटर देखेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट देखेगा। ऑडिटर चेक करेगा कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को मेरे को रिपोर्ट करने की जरूरत तो नहीं है। ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? ओके, एक बार वापस रिपीट करते हो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करनी है और असेस करनी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड आरओएम ऑडिटर को क्या करना है, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है। क्लियर? एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को क्या करना है, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा। क्लियर? उसके बाद क्या करेगा, ऑडिटर अपने प्रोसीजर डिजाइन करेगा। क्लियर? जो भी हमने रिस्क असेस करी थी उसके अकॉर्डिंग, और फिर क्या करेगा, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? तो अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड ने अपन को कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है थ्रू आउट द ऑडिट, प्लस आपको एक पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड के कारण मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। क्लियर? फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपने जो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी उससे जो रेस्पॉन्स आया और जो आपके जो दूसरे ऑडिट एविडेंस है उनमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी। क्या है, इनकंसिस्टेंसी। तो आप क्या करोगे, उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करोगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे।
फिर स्टैंडर्ड एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, क्या कि सर हमने पहले भी डिस्कस किया था ऐसे 200 में, कि सर जब आप ऑडिट करोगे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है आप क्या करोगे, उसको जेन्युइन लेके चलोगे अनटिल अनलेस डाउटफुल सिचुएशन एग्जिस्ट। क्लियर। पर अगर कुछ ऐसी डाउटफुल सिचुएशन है, अगर ऑडिटर को लगता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, अनऑथेंटिकेट हो सकते हैं, राइट, क्या हो सकते हैं, अनऑथेंटिकेट, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर इसको इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर, ऑडिटर चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली अनऑथेंटिकेट है या नहीं। क्लियर। अब अगर ऑडिटर को लगता है कि क्या, ऑडिटर को पता चलता है, ऑडिटर को कंफर्म हो जाता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे वो क्या थे, अनऑथेंटिकेट। क्लियर। ये जो फैक्ट्स था ये ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया, राइट, जो अनऑथेंटिकेट के रिगार्डिंग जो फैक्ट था वो ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया, क्या मतलब उसको छुपाने की कोशिश करी गई थी, इंटेंशन क्या था, फ्रॉड का। अगर ऑडिटर को लगता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, अनऑथेंटिकेट, और ये फैक्ट ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो जो पार्टी इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी उससे डायरेक्टली कंफर्म करेगा, ऐसे 505 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर। एंड दूसरा चेक करेगा कि क्या उसको वर्क ऑफ एक्सपर्ट के यूज करने की जरूरत है, ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेगा। क्लियर। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक चीज। एक और बेसिक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, डिस्कशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम। मतलब आप ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा आइटम है ना फ्रॉडलेंट हो सकता है या फिर कहाँ पे फ्रॉड किया जा सकता है। तो जब आप पर्टिकुलरली उस आइटम को चेक करो तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा है ना डिलीजेंस मेंटेन करोगे। क्लियर। आप बता सकोगे, ये भी बताओगे कि फ्रॉड किस तरीके से है ना किया जा सकेगा। क्लियर। हाउ एंड वेयर। तो आप पहले क्या करोगे, पहले ही एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करोगे। हमने बोला तो कुछ अपन मैटर पहले ही एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करते हैं, ये एक उसका एग्जांपल था। क्लियर। अब अपना शुरू होता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जो रिलेटेड कैसे है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। ये हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा था ना, हमको रिस्क आइडेंटिफाई करनी, असेस करनी है, ये रिक्वायरमेंट उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, राइट। तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, फ्रॉड के रिगार्डिंग रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा ऑडिटर, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा, मैनेजमेंट और जो इंटरनल ऑडिटर है वो क्या करेगा, उनकी इंक्वायरी करेगा, उनको पूछेगा कि क्या आपको पता है किसी फ्रॉड के बारे में या फिर कहीं आपको लगता है सस्पेक्टेड फ्रॉड। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करिए, हमको बताइए। क्लियर। फिर क्या करेगा, पर्टिकुलर कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। पहला तो मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, राइट, जिस तरीके से ऑडिटर असेस करता है मैनेजमेंट भी असेस करता है कि फ्रॉड तो नहीं है या सस्पेक्टेड फ्रॉड तो नहीं है। और अगर मैनेजमेंट को लगता है फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो मैनेजमेंट ने कैसे रेस्पॉन्स किया, राइट, मैनेजमेंट ने उस केस में कैसे रेस्पॉन्स किया। इस रिलेटेड मैनेजमेंट ने जो भी TCWG के साथ कम्युनिकेशन किया था ऑडिटर उसको भी चेक करेगा। अगर मैनेजमेंट किसी और पर्सन के साथ कम्युनिकेशन किया था, जैसे लीगल काउंसिल हुआ या फिर इंटरनल ऑडिटर्स हुए या फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो एम्प्लॉय हुए, अगर मैनेजमेंट ने उससे कुछ कम्युनिकेशन किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी चेक करेगा। क्लियर। ये स्टैंड बोलता है कि चेक करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना मैनेजमेंट ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। दूसरा, एडिक्वेट तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ऑडिटर को ये इंक्वायरी करना जरूरी है। फर्दर ऑडिटर को पता चलेगा कि कंट्रोल एनवायरमेंट कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं। क्लियर। तीसरा सेम केस, ऑडिटर क्या करेगा, TCWG की भी इंक्वायरी करेगा। TCWG को भी पूछेगा कि सर क्या आपको कोई फ्रॉड के बारे में या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में पता है क्या। क्लियर। दूसरा, वो देखेगा कि जो TCWG है वो मैनेजमेंट के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को कैसे ओवरव्यू करता है, राइट, कैसे चेक करता है। क्लियर। इससे ऑडिटर को कुछ चीज़ों का पता चलेगा। पहला तो उसको पता चलेगा कि क्या मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉड में, राइट, ऑडिटर को इसका इंडिकेशन मिलेगा। दूसरा, उसको पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल है क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। तीसरा, उसको पता चलेगा इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रिटी उनके उसके, तो पहले तो इंटीग्रिटी के बारे में पता चलेगा, जो अपन उससे जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे क्या वो रिलायबल है या नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी के बारे में अपन को पता चलेगा, राइट। तीसरा, ऑडिटर क्या करेगा, अगर उसको कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप या फिर अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप या फिर अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कि कहीं ये फ्रॉड का इंडिकेशन तो नहीं है। क्लियर।
तीसरा, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ फैक्टर्स देखे थे फ्रॉड से रिलेटेड। अगर ऑडिटर को ऐसे कोई फैक्टर्स नॉलेज में आते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको असेस करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसको असेस करेगा। क्लियर। फिर सारा काम करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा, चेक करेगा कि रिस्क ज्यादा है या कम। क्लियर। एट एडजस्टेशन लेवल एंड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, राइट। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट एडजस्टेशन लेवल। फिर ध्यान रखना, जो रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड होती है, राइट, जो रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड होती है उसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है, ध्यान रखना, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर को जो उसके जो रिलेटेड कंट्रोल है उसको असेस करना जरूरी है, राइट। ध्यान से सुनना, वापस सुनना। जो फ्रॉड की रिस्क होती है उसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। क्लियर। और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ऑडिटर के पास डिस्क्रिप्शन होता है, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है। ऑडिटर चाहे तो कंट्रोल को असेस करे, चाहे तो ना करे। क्लियर। वो डिपेंड करेगा ऑडिटर के जजमेंट पे। पर अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ये मैंडेटरी है ऑडिटर पे, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके रेलेवेंट कंट्रोल ऑडिटर को असेस करने पड़ेंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा किया। हमने फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई किया और असेस किया। अब हम क्या करेंगे, हमारा रेस्पॉन्स डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड ROMM। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा रेस्पॉन्स डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट बेसिकली रिलेटेड टू सेकंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या डिजाइन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो सबसे एक्सपीरियंस पर्सनल है ना, जो मोस्ट सीनियर पर्सन है, हम उनको है ना ये काम देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल के रिगार्डिंग। क्लियर। फिर ये क्या बोलता है, हम एक डालेंगे एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं सरप्राइज चेक। क्लियर। तीसरा ये बोलता है जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या ये इस टाइप की तो एंटिटी ने अडॉप्ट नहीं करती है जो इंडिकेट कर रही है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटर क्या करेगा, ये भी चीजें चेक करेगा। क्लियर। तीसरा ये बोलता है आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेशन लेवल के लिए भी अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे। इसलिए इसके लिए आप जो 330 में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे। क्लियर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना, इस पे भी केस स्टडी आ सकती है, रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, irrespective of the assessed ROMM, क्या बोलता है, irrespective of the assessed ROMM you have to design your audit procedure regarding risk related to management control, right। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑडिटर shall design audit procedure irrespective of risk assessed of the management override of control। क्लियर। ओके। अब हमने क्या किया, एक बार ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिए हैं, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिए। अब ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करना, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना, दैट इज व्हाट बेसिकली रिलेटेड टू थर्ड ऑब्जेक्टिव, राइट। हमने क्या बोला था, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले अपने ऑडिट एविडेंस को क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। क्लियर। अब ऑडिटर को लगता है कि मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर को पता चलती है कोई मिस स्टेटमेंट, राइट। तो ऑडिटर चेक करेगा क्या ये फ्रॉड के कारण है, ऑडिटर क्या चेक करेगा क्या ये फ्रॉड के कारण है। अगर ऑडिटर को लगता है कि फ्रॉड के कारण है, अगर ऑडिटर को लगता है फ्रॉड के कारण है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इफेक्ट देखेगा। पहला तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर ने जो ऑलरेडी जो नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर लिया है, ऑडिटर देखेगा कि उस पे है ना इसका क्या इफेक्ट है। क्लियर। एंड दूसरा चेक करेगा मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी। क्लियर। तीसरा, ऑडिटर को लगता है क्या फ्रॉड का इंडिकेशन है और फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, क्या मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, राइट, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर क्या करेगा, उसको वापस से रिकंसिडर करेगा कि क्या वो अभी एडिक्वेट है या नहीं। और दूसरा क्या करेगा, अपने जो नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है उस पर इसका इंपैक्ट देखेगा। क्लियर। लास्ट वन, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ने प्रॉपर्ली इवेल्युएट किए, ऑडिटर को कंफर्म हो जाता है फ्रॉड है, राइट। ऑडिटर को क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के कारण है, या फिर ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पाता है कि फ्रॉड के कारण है या नहीं, राइट। फर्स्ट में तो क्या है, ऑडिटर कंक्लूड कर लेता है, या फिर सेकंड केस क्या है, ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पाता है फ्रॉड के कारण है या नहीं, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट पे इसका इम्प्लीकेशन देखेगा। क्लियर।
ओके, ये भी रेस्पॉन्ड का पार्ट है, पर ये स्पेशल केस दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पेशल केस दे रखा है। ऑडिटर को क्या लगता है मिस स्टेटमेंट है, और मिस स्टेटमेंट या तो फ्रॉड के कारण है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण है। पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस है जिसके कारण ऑडिटर को लगता है कि वो अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, राइट। ऑडिटर को क्या लगता है कोई मिस स्टेटमेंट है और वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के कारण है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस है जिसके कारण ऑडिटर को लगता है कि अब वो एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, राइट। ऑडिटर को लगता है कि यार अब मैं वहां पे वापस ऑडिट करने गया या चेक करने गया तो जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको भी क्या है, उसको पता चल गया कि यार ऑडिटर को पता चल गया है, तो ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है, राइट। तो ऑडिटर को लगता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस है जिसके कारण अब ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में? सबसे पहले तो अपनी क्या करेगा, प्रोफेशनल एंड लीगल रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेगा। क्लियर? दूसरा वो चेक करेगा क्या विड्रॉल पॉसिबल है, क्या विड्रॉल लीगली परमिटेड है, राइट। और अगर ऑडिटर डिसीजन लेता है विड्रॉ करने का, राइट, अगर ऑडिटर डिसीजन लेता है विड्रॉ करने का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। पहला तो कि ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है, दूसरा वो क्या करेगा, रीजन बताएगा कि वो किस कारण से विड्रॉ कर रहा है। क्लियर? एंड दूसरा वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेगा कि जिस पर्सन ने मेरे को अपॉइंट किया था क्या मेरे को उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुझे कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ऐसा ध्यान रखना, अपन ने कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन पढ़ा था कि फ्रॉड का केस अगर 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर 1 करोड़ से कम है तो वहां पे ऑडिटर की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी। क्लियर? तो अपन कंपनी एक्ट का रिविजन करेंगे तब मैं इस चीज को वापस रेफरेंस दूंगा आपको। क्लियर? तीसरा केस है कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। अगर ऑडिटर को लगता है फ्रॉड है, ऑडिटर को कंफर्म हो जाता है फ्रॉड है या फिर ऑडिटर को लगता है सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को पहले तो कम्युनिकेट करेगा टाइमली बेसिस पे। क्लियर? फिर अगर ऑडिटर को लगता है कि फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट, राइट। कौन फ्रॉड में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या फिर जो इंटरनल कंट्रोल से जो रिलेटेड एम्प्लॉय है वो इन्वॉल्व है, राइट। इंटरनल कंट्रोल से जो रिलेटेड एम्प्लॉय है वो इन्वॉल्व है या फिर कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है जिसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। क्या बोलता है? जिसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा इस केस में, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा टाइमली बेसिस पे। एंड दूसरा वो डिस्कस करेगा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा। क्लियर? तीसरा केस था कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑडिटर चेक करेगा कि क्या उसको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को रेस्पॉन्ड करने की जरूरत है या नहीं। ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे अपनी लीगल एंड रेगुलेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार चेक करेगा। ऑडिटर को कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो ऑडिटर क्या करेगा उसको भी चेक करेगा। प्लस ऑडिटर क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग भी प्रोविजन अपने ध्यान में रखेगा। क्लियर? लास्ट मंथ था डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अपन ने क्या किया, ऐसे 240 पूरा कर दिया है एक अच्छे फ्लो में। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, फ्रॉड का स्कोप देखा था। ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है, ओनली फ्रॉड दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? फिर हमने पर्टिकुलरली 2 टाइप के फ्रॉड की बात करी थी। पहला तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फिर अपन ने उनका मीनिंग देखा था और टेक्निक्स देखी थी। फिर अपन ने क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स देखे थे। क्लियर? फिर अपने अपन मेन ऑब्जेक्टिव पे आए थे, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ऑडिटर को क्या करना था, रिस्क असेस करनी थी। फिर जो भी असेस रिस्क है ऑडिटर क्या करेगा, अपना रेस्पॉन्स डिजाइन करेगा, और जो भी ऑडिटर ने अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। इसके लिए हमने क्या करी थी, कुछ रिक्वायरमेंट देखी थी। सबसे पहले देखी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम। क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला फिर भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने क्या किया था, रिस्क असेस करी थी। इसके लिए हमने क्या किया था, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करी थी, टीसीडब्ल्यूजी की इंक्वायरी करी थी। अगर कोई फ्रॉड फैक्टर्स थे ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी इवेल्युएट करेगा। अगर कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी इवेल्युएट करेगा। सब फैक्टर को कंसीडर करते हुए ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिस्क असेस करेगा। क्लियर? फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो भी ऑडिटर ने रिस्क असेस करी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एडजस्टमेंट लेवल एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। बराबर? फिर जो भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे क्या करेगा, ऑडिटर एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? थैंक यू गाइस। ऐसे 240 होता है अपना पूरा। अपन क्या करते हैं, एक बार मेन स्टैंडर्ड से इसको टैली कर लेते हैं।
चैप्टर का सिर्फ कंटेंट बड़ा है, बाकी चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी है और ये एक फ्लो में चलता है तो इसको याद करना बहुत आसान है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, स्कोप देखा था। फ्रॉड दो कारण से हो सकता है, मिस स्टेटमेंट दो कारण से हो सकती है, फ्रॉड, एरर। फिर हमने फ्रॉड के बारे में बोला था इंटेंशनल, फिर हमने बोला था फ्रॉड क्या है, बहुत ही है ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ऑडिटर के लिए क्या किया है, स्कोप बहुत लिमिटेड कर दिया है, राइट। ऑडिटर के लिए कौन सा काम का है, जो मटेरियल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेटेड कर सके। फिर हमने देखा था फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फिर अपन ने इसकी पहले डेफिनेशन देखी थी, फिर अपन ने इसकी टेक्निक्स देखी थी, फिर अपन ने देखा था फैक्टर्स देखे थे, एंड फिर अपन ने देखा था कि मिस अप्रोप्रिएशन एसेट की टेक्निक्स देखी थी। क्लियर? ये अपने जो डिस्कस किया था फर्स्ट डायग्राम में, ये उसी की बात कर रहा है। क्लियर? फिर अपन ने बात करी थी हमारे ऑब्जेक्टिव की। सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क असेस करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, असेस करनी है। और फिर क्या करेगा अपन, ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस डिजाइन करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्स तैयार करेगा और फिर क्या करेगा, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? सबसे पहले अपन ने देखा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, फिर हमने देखा था डिस्कशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम, जिसमें ऑडिटर क्या डिस्कस करेगा, पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलरली कहाँ पे मिसस्टेटेड हो सकते हैं फ्रॉड के कारण, राइट, कहाँ पे हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, राइट। फिर हमने क्या किया था, रिस्क आइडेंटिफाई करी थी और असेस करी थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरी ऑफ TCWG, अनयूजुअल रिलेशनशिप, इवेल्यूशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। और फिर हमने देखा था, असेस किया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। क्लियर? फिर हमने क्या किया था, जो भी हमने रिस्क असेस करी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम रेस्पॉन्स तैयार करेंगे। पहला एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल लेवल, फिर हम करेंगे एडजस्टेशन लेवल, और फिर हमने बात करी थी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। क्लियर? फिर हमने जो भी रेस्पॉन्स तैयार किया, हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया, ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करेंगे। फिर हमने एक स्पेशल केस देखा था, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन विद TCWG एंड मैनेजमेंट। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, एंड लास्ट वन है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है गाइस, थैंक यू। ऐसे 240 होता है पूरा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अब अपन मिलेंगे अगले सेशन में 250 के साथ में। थैंक यू।